आज के लेक्चर में हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स की प्रॉब्लम को फोर्स और टॉर्क मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे। सपोज हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है। ये रिजिड बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम हमने यहाँ ड्रॉ किया है। ये रिजिड बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम है। इसमें हम क्या देखते हैं कि इस बॉडी पर कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं और इन फोर्सेस के कारण इस बॉडी में ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो एक्सेलरेशन है ये ट्रांसलेशन दिखा रहा है और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये जो है रोटेशन दिखा रहा है। अच्छा, ये ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों ही एक प्लेन में होने चाहिए सच दैट इस तरह का जो मोशन है इसको हम लोग बुला सकते हैं जनरल प्लेन मोशन, राइट। तो हम क्या करते हैं कि इस तरह के सिचुएशन का जो फ्री बॉडी डायग्राम है इसकी मदद से इसका काइनेटिक डायग्राम बनाते हैं, राइट। तो ये जो काइनेटिक डायग्राम है इसमें हम पूरी बॉडी के बदले केवल इसके सेंटर ऑफ मास का मोशन कंसिडर करते हैं और ये मानते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है इसके पास टॉर्क है जो आई बार अल्फा है, जहां आई बार जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, और एम ए जो है फोर्स है किसके कारण, सेंटर ऑफ मास के मोशन के कारण। तो ए बार जो है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है। तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम में बॉडी ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों अंडरगो कर रही है, तो इस तरह के केसेस के लिए हमारे पास जो गवर्निंग इक्वेशन आएगी, पहली इक्वेशन आएगी समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए बार। ये हम लोग किसके लिए लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास के लिए लिखेंगे। और दूसरी इक्वेशन आएगी समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू आई बार इंटू अल्फा, और यहाँ पे हम लोग किसके अबाउट रोटेशन कंसिडर करेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेशन कंसिडर करेंगे। ओके। अच्छा, इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि हमसे पूछ लेता है कि जो बॉडी है इसके ऊपर कोई और पॉइंट है, सपोज पी, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल थ्योरम यूज करेंगे विच इज कॉल्ड चैसलीज थ्योरम। और ये थ्योरम क्या कहता है कि इस पॉइंट पी का जो एक्सेलरेशन होगा दिस विल बी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, राइट। अब जब हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ पी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास निकालें तो याद रखें कि पी रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास दो हो सकता है, एक ओमेगा स्क्वायर आर, जहां आर जो है जी और पी के बीच की डिस्टेंस है, ये रेडियल लाइन के अलोंग होगा, रेडियल डायरेक्शन में होगा, मतलब इस लाइन के अलोंग जाते नजर आएगा। और दूसरा जो है वो आर अल्फा होगा, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में नजर आएगा, राइट। तो किसी भी और पॉइंट का अगर हमसे एक्सेलरेशन निकालने को कहता है तो उस केस में हम लोग चैसलीज थ्योरम यूज करके उस पॉइंट का एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली चैसलीज थ्योरम रोटेशन में कॉन्स्ट्रेंट के जैसा भी एक्ट करता है। जैसा कॉन्स्ट्रेंट हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन में लिखते थे, तो ये कह सकते हैं कि जो चैसलीज थ्योरम है दिस इज इक्विवेलेंट इक्वेशन एज कॉन्स्ट्रेंट। जो कॉन्स्ट्रेंट इक्वेशन लिखते थे बिल्कुल उसी के जैसा ये इक्वेशन बिहेव करता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग अपनी थ्योरी को समझते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग और बढ़े इन इक्वेशंस के प्रति। तो अपने थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक रॉड है, सपोज जिसका जो मास है m है और लेंथ जो है वो l है, और इस रॉड को हमने इस एंड के अबाउट, इसके एक एंड के अबाउट हिंज कर दिया है। हिंज करने से क्या होगा कि रॉड का जो ट्रांसलेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और रॉड को ये केवल रोटेशनल मोशन दे सकता है। हमको ये कैलकुलेट करना है कि हिंज ने क्या रिएक्शन ऑफर किया होगा जिस इंस्टेंट पर हमने रॉड को रिलीज किया होगा। तो सबसे पहले इसका FBD बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसके मिड पॉइंट पर रॉड का वेट लग रहा होगा mg, क्योंकि सारे फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में है तो इस एंड पे नॉर्मल रिएक्शन आया होगा n, और क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है तो इसके कारण रॉड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिला होगा a। ओके। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट आउट कर लिया है कि ये हमारा सेंटर ऑफ मास है, इसी के अबाउट सारी इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले फोर्स की इक्वेशन लिखते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। हमारे पास आ जाएगा mg माइनस n इज इक्वल टू m इंटू a, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन।
दूसरी इक्वेशन जो है हम लोग टॉर्क निकाल लेते हैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो mg का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा। नॉर्मल रिएक्शन के कारण जो टॉर्क आएगा वो होगा n इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू एल्फा। यहाँ से अपने को सॉल्व करके n की वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू मिलेगी एम एल एल्फा बाई 6। दिस विल एक्ट एज आवर सेकेंड इक्वेशन। और फिर अब क्या करते हैं कि एंड, इस वाले एंड के लिए चैजलीस इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो चैजलीस इक्वेशन जैसे ही अप्लाई करेंगे तो लेट मी कॉल कि ये एंड जो है ये ए है। तो इसके लिए हम जो इक्वेशन लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए चैजलीस थ्योरम के अकॉर्डिंग, दिस विल बी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। अब जो ए है ये तो कॉन्स्टेंट है क्योंकि फिक्स है, मूव नहीं कर सकता। इस एंड का एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस ए है। और एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, ये देखना कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले इस नॉर्मल रिएक्शन ने इसमें जो रोटेशन प्रोड्यूस किया होगा सेंटर ऑफ मास का, इस डायरेक्शन में रोटेट किया होगा अल्फा से। तो जिस इंस्टेंट पर ये रोटेट हुआ होगा तो ये जो एंड है ये एंड अपवर्ड गया होगा इंस्टेंटेनियसली ऊपर की तरफ। तो इसके पास ऊपर की डायरेक्शन में जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो इस डायरेक्शन में क्या होगा, एल बाई टू इंटू एल्फा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास वाई डायरेक्शन में कितना है, एल बाई टू इंटू एल्फा। यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी एल बाई टू इंटू एल्फा, राइट। तो यहाँ से एल अल्फा की वैल्यू यहाँ इक्वेट कर दे रहे हैं इस वाली इक्वेशन में। तो हमको एन की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी एम ए बाई 3, ओके। और अपनी इक्वेशन में हम लोग इसे ऊपर इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेट करने पे हमको रिजल्ट मिल जाएगा एम जी माइनस एम ए बाई 3 इज इक्वल टू एम ए। और सॉल्व करके इससे हम लोग ए की वैल्यू निकाल लेंगे और ये ए की वैल्यू जो अपने को मिलेगी 3g बाय 4। अब ये ए की वैल्यू यहाँ पर इक्वेट कर दें इक्वेशन 1 में तो हमको n की वैल्यू मिल जाएगी। और n की वैल्यू सॉल्व करने पे हमको मिल जाएगी ऑन पुटिंग a इन इक्वेशन 1 हमको n की वैल्यू मिल जाएगी mg अपॉन 4। तो इस तरह से हम अपना ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक डिस्क है, दिस इज अ डिस्क जिसका मास m है और रेडियस r है, इसको हमने एक स्ट्रिंग से रैप कर दिया है और स्ट्रिंग के एक एंड को होल्ड करके डिस्क को फॉल करने दिया है। तो हमको कैलकुलेट करना है सपोज डिस्क का एक्सेलरेशन क्या है और टेंशन इन स्ट्रिंग क्या है। तो एक बार इसका मैकेनिक्स समझ लेंगे, गवर्निंग इक्वेशन समझ लेंगे तो सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेंगे। सो वी हैव टू फाइंड सपोज एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क एंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। तो गवर्निंग इक्वेशंस हम लोग डेवलप करते हैं, टेंशन इन स्ट्रिंग, ओके। तो गवर्निंग इक्वेशन डेवलप करते हैं, देखते हैं। डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ लाई कर रहा है। इस पॉइंट पे जो जो फोर्सेस लग रहे हैं सब ड्रॉ करते हैं हम लोग। mg वर्टिकली डाउनवर्ड, स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो रहा है। जो सेंटर ऑफ मास है फॉल कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। पहली इक्वेशन फोर्स की लिखते हैं ट्रांसलेशन के लिए। ये इक्वेशन आएगी mg माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, जहाँ हमने माना है ए डिस्क का एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दूसरी इक्वेशन सम ऑफ टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास के लिए। तो mg इसी सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा, टेंशन टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। यह आ जाएगा t इज इक्वल टू टी इंटू आर, जहाँ r सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस है, इज इक्वल टू आई एल्फा, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट हाफ एम आर स्क्वायर इंटू एल्फा आएगा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक। अब नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग फिर से चैजलीस थ्योरम से लिख सकते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट P है, तो चैजलीस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास
प्लस एक्सेलरेशन ऑफ p रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अब जो पॉइंट p है वो स्ट्रिंग से जुड़ा है और स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन सेम होता है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये रेस्ट पे है, जीरो एक्सेलरेशन है, तो स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो p पॉइंट पर भी यहाँ पहुँचने पर क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए, जीरो, तो ये जीरो लिख देते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है -a। अब रोटेशन के कारण देखो, इसने जो रोटेशन प्रोड्यूस किया है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा प्रोड्यूस किया है, जिसके कारण ये जो पॉइंट है इसके पास एक्सेलरेशन आर अल्फा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन हमारे पास अपवर्ड पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस आर अल्फा, a इज इक्वल टू आर अल्फा। ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है। इन सभी इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग a की वैल्यू और t की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको सॉल्व करने पे आप ट्राई करके देखो ये रिजल्ट। a की वैल्यू आपको मिल जानी चाहिए 2g/3 और टेंशन की वैल्यू मिल जानी चाहिए mg/3। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें अपने पास रॉड है, सपोज इस रॉड को हम लोग लेबल कर देते हैं, लेट दिस रॉड बी AB। रॉड का जो मास है हम लोग ले लेते हैं, मास ऑफ रॉड जो है m ले लें, और लेंथ ऑफ रॉड ले लेते हैं सपोज 2L। लेंथ ऑफ रॉड हम लोग 2L ले लेते हैं। हम लोगों को वर्कआउट करके बताना है कि लेफ्ट साइड की स्ट्रिंग में क्या टेंशन होगा उस इंस्टेंट पर जब राइट साइड की स्ट्रिंग को हम लोग स्नैप कर दें। तो राइट साइड की स्ट्रिंग को हम स्नैप कर देते हैं तो क्या होगा, एंड ए के अबाउट ये रॉड मूव करता हुआ नीचे आएगा। प्रॉब्लम का कोई वैल्यू पा सकें इसलिए मान लेते हैं इनिशियल एंगल 30 डिग्री है, तो इसी इंस्टेंट पर हमको टेंशन बताना है। तो सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखें। mg डाउनवर्ड लग रहा है, b वाले पार्ट का स्ट्रिंग टूट चुका है, कोई टेंशन नहीं लगेगा। इस एंड पे टेंशन t आ रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है a ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो पहली इक्वेशन बिल्कुल एज यूजुअल फोर्स के लिए लिखते हैं, तो ये इक्वेशन आ जाएगी जब हम सेंटर ऑफ मास के लिए लिखेंगे फोर्स की इक्वेशन, mg-2 इज इक्वल टू ma। दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन टॉर्क के लिए लिखते हैं, सम ऑफ टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास शुड बी आई अल्फा। तो ये टॉर्क का लाइन ऑफ एक्शन है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये एंगल 30 है, ये भी 30 होगा। तो हमारे पास आ जाएगा t इंटू L cos 30 डिग्री is equal to ml square by 12 into alpha. This will be our second equation. इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे हमको t की वैल्यू मिल जाती है। t की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2ml alpha डिवाइडेड बाई 3√3। इसी इक्वेशन से हमको मिल जाएगी, राइट। अच्छा, दूसरी थर्ड इक्वेशन जो है हम लोग फिर से चैज़लीज थ्योरम के लिए अप्लाई करते हैं। ये सेंटर ऑफ मास है, तो और ये वाला पॉइंट जो ए एंड है, इस ए एंड का जो एक्सेलरेशन होगा शुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। ए का एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो मूव नहीं कर पाएगा किसी भी वर्टिकल डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में -a है। अब यहाँ देखते हैं जो टॉर्क है इस टॉर्क ने रॉड में जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है, ये उसका डायरेक्शन है अल्फा, जिसके कारण रॉड को जो एक्सेलरेशन मिलेगा अल्फा के कारण, ये रॉड के परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में कहीं मिलेगा, इस डायरेक्शन में कहीं मिलेगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी जो वैल्यू होगी ये वैल्यू होगी इसकी L अल्फा। अब इस L अल्फा में ये एंगल 30 है, ये वाला एंगल जो अपना है 60 हो जाएगा, फिर से ये एंगल 30 ही है, तो ये एंगल अपने को 30 डिग्री मिला है। तो L अल्फा का y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो L अल्फा cos 30 है और अपवर्ड है, तो एक्सेलरेशन ऑफ A रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास आ जाएगा L अल्फा cos 30 डिग्री। यहाँ से हमको A की वैल्यू मिल जाएगी L अल्फा cos 30 डिग्री। दिस विल बी आवर थर्ड इक्वेशन। और इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग t की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले a की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर t की वैल्यू निकाल लेंगे, और सॉल्व करने पे आपको t की जो वैल्यू मिलेगी इट विल कम आउट टू बी
4mg/13। ओके, तो इस प्रॉब्लम बिल्कुल पुराने वाले वैरायटी का ही प्रॉब्लम है, केवल ए रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास ये याद रखना है कि हमेशा रॉड के परपेंडिकुलर होता है, राइट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो हम लोग जो वैल्यू निकाल रहे हैं ये वैल्यू टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाती है, जैसा हम लोग ने थ्योरी में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है वो रॉड के परपेंडिकुलर होगी। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जिसमें हमें ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों एक साथ दिखाई दे। हमने एक पुली सिस्टम बनाया है जिसमें लेफ्ट एंड पे एक ब्लॉक अटैच कर दिया है और दूसरे एंड पे एक डिस्क अटैच कर दी है। ये डिस्क है, डिस्क का मास m ले रहे हैं और रेडियस r ले रहे हैं। डिस्क थ्रेड से जुड़ी है और अनरैप हो रही है। डिस्क का मोशन ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों है, बल्कि जो ब्लॉक है उसका मोशन प्योर ट्रांसलेशन है। मान लेते हैं कि ब्लॉक का मास m है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा स्मॉल mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं, टेंशन T लग रहा है। डिस्क का मास कैपिटल M लिया है, इसका फोर्स कैपिटल mg इधर लगेगा और T टेंशन इस एंड पे लगेगा। इनएक्सटेंसिबल है तो दोनों एंड पे टेंशन सेम है। तो मान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है वो A स्मॉल m एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और दूसरा वाला ब्लॉक A कैपिटल M एक्सेलरेशन से नीचे ही जा रहा है। तो पहले दोनों ही तरह की बॉडी में हमको ट्रांसलेशन नज़र आ रहा है, तो दोनों की ट्रांसलेशनल इक्वेशंस लिखते हैं। ब्लॉक के लिए जो ट्रांसलेशन इक्वेशन आएगी वो आएगी mg माइनस टी इज इक्वल टू a स्मॉल m इंटू स्मॉल m। दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। डिस्क के लिए जो इक्वेशन आएगी वो आएगी कैपिटल mg माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल m इंटू a कैपिटल m। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हम लोग फिर से टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास के लिए लिख रहे हैं। mg जो है इसका सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है, कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। T के कारण टॉर्क प्रोड्यूस होगा, T इंटू आर इज इक्वल टू हाफ mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा। दिस विल बी आवर थर्ड इक्वेशन। और फिर नेक्स्ट इक्वेशन चैजलीज थ्योरम से ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है जहां हमने ये लिया है, दिस इज पॉइंट P। तो इस पॉइंट P पर जो एक्सेलरेशन होना चाहिए, this will be acceleration of center of mass plus acceleration of p relative to center of mass, और ये हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में ही कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ नोट करो कि अगर इस पे स्ट्रिंग के इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन am डाउनवर्ड है तो हर पॉइंट स्ट्रिंग का सेम एक्सेलरेशन से खिंच रहा होगा। तो यहाँ पे अगर हम कोई पॉइंट कंसिडर करें तो इस पॉइंट पे भी एक्सेलरेशन a स्मॉल m है, मगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो ये पॉइंट ऊपर जा रहा होगा, राइट। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट को हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन a स्मॉल m है। P पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन ही मिल जाएगा, a स्मॉल m आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a स्मॉल m अपवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है a कैपिटल M। और अब टॉर्क T ने जो टॉर्क प्रोड्यूस किया है उसके कारण एंगुलर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आया है अल्फा। तो ये जो पॉइंट P है इसका एक्सेलरेशन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास दैट इज r अल्फा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इसमें ऐड कर देते हैं प्लस r अल्फा, यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी a स्मॉल m प्लस a कैपिटल M इज इक्वल टू r अल्फा, एंड दिस विल एक्ट एज आर फोर्थ इक्वेशन। और इन सभी इक्वेशन को सॉल्व करके हमसे जो भी चीज़ें कहीं जाएं हम लोग उसको सॉल्व करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दिख भी रहा है कि जो चैजलीज इक्वेशन से हमारे पास रिजल्ट आया है वो बिल्कुल कॉन्स्ट्रेंट के जैसा ही ऐड कर रहा है, दो बॉडीज़ के एक्सेलरेशन को आपस में इंटरलिंक कर रहा है, ओके।